नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। एक इशू तो रहेगा ये जो कि इन दोनों आर्टिकल्स में देखेंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर को राइज़ कर दिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा आर्टिकल रहेगा जो हमने कल एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। दैट इज़ कि भाई जो अबॉर्शन राइट टू अबॉर्ट, ठीक है, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत कम बन रहे हैं अमेरिका में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देखेंगे। तीसरा कि भाई जो डेथ रेट अभी देखने को मिली है कोविड की वजह से, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर रिकॉर्ड नहीं है। उस चीज़ को काउंटर करते हुए वो आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई बर्थ रेट और डेथ रेट एक्यूरेटली हमारे यहाँ पर बहुत हद तक एक्यूरेसी के साथ में कवर की जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखेंगे। तो आर्टिकल से देखते हैं कि करके डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है जोल्ट फ्रॉम आरबीआई। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी देखो पिछले महीने ही मीटिंग हुई थी, बट यूनानिमसली वोट करते हुए ये डिसाइड कर लिया कि रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट, दैट मीन्स 0.4% से राइज कर दिया है। ठीक है, वजह क्योंकि आपको पता है लगातार महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी पे प्राइस प्रेशर है वो लगातार बनता चला जा रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो एस्टिमेट लगा रही थी वो एस्टिमेशन भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये शुरुआत है ये जो टाइटनिंग पॉलिसी है उसका। टाइटनिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि जब आप पॉलिसी रेट्स को हाइक कर देते हो, ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4+- 2% का जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है या फिर जो रेंज दी हुई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन का, कि भाई रेंज जो है 2 से 6% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ना 2 से कम ना 6 से ज़्यादा। पर अभी आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, सरप्राइज मूव लिया जाता है और ये जो पॉलिसी रेट है ये राइज कर ली जाती है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल, इसका मतलब 2019 में जो रेपो रेट का लेवल था उस तक पहुँचे, तो अभी 0.75% और राइज होगी। ठीक है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ये जो टाइटनिंग पॉलिसी है, एक तो होती है अकोमोडेटिव पॉलिसी जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये थोड़ी डाउन रहती है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ करने का टारगेट रहता है आरबीआई का, बट यहाँ पर अब मार्केट से लिक्विडिटी भी अब्जॉर्ब करनी है, महंगाई को कंट्रोल भी करना है, तो इसमें अब टाइट करना पड़ रहा है पॉलिसी को। ठीक है, तो टाइटनिंग साइकिल अभी शुरू हो चुका है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि आरबीआई की फोरकास्टिंग क्या थी और इन्फ्लेशन एक्चुअल में कितनी। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि फरवरी में आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था कि 4.5% के लगभग महंगाई रहेगी, बट रियल सेंस में देखा जाए तो 5.5% तक चली गई। फिर 5.5% तक टारगेट किया तो अब 6 के ऊपर जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फोरकास्टिंग एकदम प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सारी चीज़ें आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, क्रूड ऑयल देखो कितना महंगा हो गया, फूड प्राइस देखो, ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स देखो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन, फूड और फ्यूल को भी एक्सक्लूड करने के बावजूद जो बचा हुआ मटेरियल है उसमें भी महंगाई बढ़ रही है। चलो, फूड और फ्यूल को तो हम मानते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है, पर कोर इन्फ्लेशन में भी इतनी परेशानी आ रही है जबकि आपने फ्यूल और फूड को एक्सक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल देखो प्रेशर बहुत सारा है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को टारगेट करना ही आरबीआई का मेन काम है अभी फ़िलहाल, और उसी को टारगेट करते हुए आरबीआई ने अपनी तरफ से ये जो राइज़ किया है इंटरेस्ट रेट में, ये इसी का एक रिजल्ट है। और कोई भी सेंट्रल बैंक इस टारगेट को, या फिर आप कह दो कि जो सेंट्रल बैंक का मेन एम है, मेन टारगेट लिया हुआ, अगर वही मिस हो तो फिर क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठने लग जाते हैं। देखो, जब हमारे यहाँ पर कोविड आउटब्रेक हुआ था ना, तो टारगेट ये था कि अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखेंगे, इकोनॉमी को हमें स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वही आ रही है कि ये जो महंगाई है ना, जो इन्फ्लेशन है, एक तो होती है देखो डिमांड पुल, कि मांग ज़्यादा हो गई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ गई। एक होती है कॉस्ट पुश में क्या होता है कि सप्लाई रुक गई, इस वजह से महंगाई हो रही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के वेजेस इतने नहीं बढ़े हैं, अभी भी इनइक्वालिटीज़ बहुत हैं, वेजेस बहुत कम अभी लोगों के हाथ में मिल रहे हैं, और महंगाई हो भी रही तो फूड वाली महंगाई ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखोगे कि इकोनॉमी को सपोर्ट देने की बजाय अब आरबीआई को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि इन एडवर्स सिचुएशन में भी थोड़ा सा मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो सप्लाई की प्रॉब्लम है और दूसरा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू करता है आरबीआई तो
मनी सर्कुलेशन भी इकोनॉमी में बहुत होगा तो डिमांड भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो उस डिमांड को बढ़ने से एक बार थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक बार रेगुलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई एज ए रेगुलेटर भी काम करता है मनी सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आरबीआई के सामने जो टाइट ऑफ वॉक थी, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरफ इन्फ्लेशन, तो उसमें अब आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि भाई इन्फ्लेशन को एक बार हमें टैकल करना पड़ेगा। देखा जाए तो इन्फ्लेशन अभी फिक्स नहीं है, कितनी बढ़ेगी और कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखो, रशिया यूक्रेन वॉर, सभी कंट्रीज आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके के आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं जिसके चलते सप्लाई चेन में इशू आ रहा है। कोविड-19 की वजह से अभी इन्फेक्शन अलग अलग कंट्रीज़ में आउटब्रेक होने की वजह से वहाँ पर लॉकडाउन्स का इम्पोज होना, ये और चीज़ें हैं जो कि अभी इन्फ्लेशन को राइज कर सकती हैं। तो बात ऐसी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये डिसीजन है, ऑल ऑफ सडन लिया गया है, बट फ्यूचर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इन चीज़ों पर तो काम करना ही होगा, जिसमें रेपो रेट, सीआरआर, इनको राइज करना एक टारगेट होता है। रेपो रेट का मतलब ये हो गया वो इंटरेस्ट रेट जिस पे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फर्स्ट ऑफ मैनी हाइक्स। ठीक है, आर्टिकल को लिखा है कांति घोष ने। इनका ये कहना है कि देखो आरबीआई ने अभी डिसाइड किया है, एक तो रेपो रेट का तो हमने देख लिया 0.4% से राइज कर दिया और सीआरआर को भी 0.5% से राइज किया है। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो होगा उसको अपने पास में कैश रिजर्व रेशियो इतना रखना होगा जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है, और वो कैश के तौर पे ही वो पैसा किसके पास जाएगा, वो बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखेगा। ये वो रिज़र्व है जब बैंक के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैंक बिल्कुल दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया और लोग जो हैं वो पैसा निकालना चाहते हैं उस बैंक से। तो ऐसी परिस्थितियों में ये एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई एक बैंक है XYZ, ठीक है, उस बैंक ने सीआरआर के तौर पे आरबीआई के पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दिया। ठीक है, वो अमाउंट क्या होगा कि इस बैंक की जितनी कैपिटल वैल्यू है, ठीक है, उस कैपिटल का 1%, 4%, 2%, 3% जो भी आरबीआई फिक्स करे वो, ठीक है, तो वो परसेंट आरबीआई के पास में आके स्टोर हो जाता है। आरबीआई इस पे बेशक कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता, पर कल को ना अगर इस बैंक में एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो फिर उस केस में आरबीआई जो है वो बेल आउट कर देगा, बचा लेगा इस बैंक को कि चिंता मत करो, हमारे पास में आपका स्टोर्ड अमाउंट है, उसके बेसिस पे हम आपको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सीआरआर का राइज करना क्या हो गया कि आरबीआई ने पैसा इकट्ठा किया कि नहीं, अपनी तरफ और इकट्ठा कर लिया। ठीक है, रेपो रेट का राइज करने का मतलब बैंक जल्दी से अब और ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, और लोन लेंगे तो ब्याज दर ज़्यादा हो गई। इंटरेस्ट रेट अगर बैंकों के ऊपर ज़्यादा है तो बैंक भी फिर मार्केट में लोन फ्लॉट करेंगे तो वो भी महंगा होगा। तो ऐसे में जल्दी से मार्केट में पैसे की डिमांड लोन नहीं लिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही आउटपुट निकल रहा है, वो है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, कि आरबीआई जो है वो पैसे को मार्केट से या फिर जो हमारा करेंसी सर्कुलेशन है फाइनेंशियल सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब करने की एफर्ट्स हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ पर है, आपको मैंने बताया अभी, कॉस्ट पुश है, सप्लाई साइड की वजह से प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, और लोगों के पास में अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है आने वाले टाइम में तो ये इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस में कम से कम डिमांड साइड को तो पहले से हम कंट्रोल करके चलें, ये टारगेट है। देखो एक सेंट्रल बैंक पर उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी या उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब मार्केट में उसकी रेगुलेशंस सही से काम नहीं करती है। अब बात यह है कि आरबीआई ने तो अपनी तरफ से ही ये रेपो रेट और सीआरआर राइज कर दी, पर इसका असर भी मार्केट में देखने को मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक के काम करने के बावजूद भी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा कस्टमर्स तक या कस्टमर पर तक उनका इम्पैक्ट ना जाए, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है। इसको बोलते हैं पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जा करके एक प्रॉपर इम्पैक्ट दिखेगा। अकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई ने कंटिन्यू कर ही रखा था कि भाई कैसे भी करके हमें हमारी इकोनॉमी को ट्रेजेक्टरी पे लेकर के आनी है, पर सिचुएशन ही ऐसी बन गई, तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई को भी मजबूरन अपनी इंटरेस्ट रेट को राइज करना पड़ेगा, सीआरआर को राइज करना पड़ गया। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एक तो होता है पॉलिसी इंड्यूस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, एक होता है नॉन पॉलिसी इंड्यूस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। पॉलिसी इंड्यूस्ड में तो क्या होता है भाई, सीधी सी बात है कि आरबीआई को ये पता है कि मार्केट में पैसा फ्लो होना चाहिए, तो आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस कर रखी है, सीआरआर रिड्यूस कर रखी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू ये करता है आरबीआई कि मार्केट में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चल रही हैं उनको अपनी तरफ ले लेता है और मार्केट में पैसा फेंक देता है।
मतलब खरीद लेता है आरबीआई ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में लिक्विडिटी राइज हो जाएगी। और जस्ट ऑपोजिट करना है तो उसमें क्या कर सकता है कि भाई अभी आपने देखा कैश रिजर्व रेशियो राइज कर दिया, ठीक है जी, सीआरआर जिसको बोल रहे हैं, रेपो रेट राइज कर दी, इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम करने की कोशिशें होंगी। दूसरा, मार्केट में अब जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा कि हाँ भाई लो ले लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिससे पैसा और आ जाए आरबीआई के पास में और मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल हो। तो ये तो देखो आरबीआई के कंट्रोल में होती है, पॉलिसी वाली बात हो गई। पर एक नॉन पॉलिसी इंड्यूस्ड फाइनेंशियल मार्केट होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग यहाँ आकर के। गवर्नमेंट की कैश बैलेंस की बात करें कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, जैसे मान लो कोई स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने, उस पर कितना खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, फ्रीबीज कितने बांटे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर आरबीआई की पॉलिसी के कंट्रोल में नहीं होती। और करेंसी इन सर्कुलेशन कि भाई लोगों के हाथ में पैसा कितना है, ब्लैक मनी कितनी घूम रही है, ये ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आरबीआई की कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो नॉन पॉलिसी इंड्यूस्ड सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक तरफ तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत निकाल लिया गया हमारे यहाँ से, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है हमें, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनली अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट राइज़ किए ना, उसका रिजल्ट ये रहा है कि हमारे यहाँ पर रुपी की जो लिक्विडिटी है वो तो मेंटेन रह गई, बट जो फॉरेक्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि उस फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के कंपैरिजन में या फिर फॉरेक्स के कंपैरिजन में हमारा जो रुपी है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है कि रुपया डिवैल्यूएट हो जाता है। डिवैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ावा देता है कि भाई कोई चीज़ आज 1 रुपये में आ रही है, वही चीज़ अब 2 रुपये में आने लग गई, तो रुपए की वैल्यू तो डाउन हुई ना इसमें। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि किस तरीके से आरबीआई के सामने ये नॉन पॉलिसी फाइनेंशियल सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है। और ऐसी चीज़ों में ही आरबीआई ने फिर क्या किया, एक तो सीआरआर को राइज कर दिया। इससे क्या होगा कि अब आरबीआई के पास में एक्स्ट्रा पैसा आकर के इकट्ठा हो जाएगा। कल को न अगर मान लो कि कोई लिक्विडिटी को राइज करने के लिए कोई काम करना पड़े, आरबीआई को लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है मार्केट में, तो सीआरआर के बेसिस पे कुछ पैसा आरबीआई के पास में रहेगा, वो फिर क्या कर सकता है, आरबीआई मार्केट में फ्लोट करा देगा। तो इस तरीके से आरबीआई ने सीआरआर पर रिलाय इसीलिए किया है। और ऑलरेडी जो बैंकों में लोन घूम रहा है उसको टारगेट करने के बैंकों में इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे लोन घूम रहा है, उसको टारगेट करने के लिए आरबीआई ने क्या कर दिया कि इंटरेस्ट रेट को राइज कर दिया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, 2003 से 8 के बीच में भी मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड रिलीज किए थे, उस टाइम पर भी सीआरआर को ही आरबीआई ने राइज किया। कैसे? सीआरआर राइज किया तो आरबीआई के पास में पैसा आ गया। अब आरबीआई के पास पैसा आ गया तो आरबीआई मार्केट में अगर लिक्विडिटी को अब इंक्रीज करना चाहता है तो क्या करेगा, जी हम बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, आप आ जाओ और बॉन्ड हमें दे दो, जिन लोगों ने भी बॉन्ड खरीद रखे हैं। तो आरबीआई बॉन्ड खरीद लेगा और मार्केट में लिक्विडिटी राइज कर देगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सीआरआर का यूज़ किया जाता है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, इस ट्रेंड में आरबीआई को इकलौता ऐसा बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक्स दूसरे कंट्रीज़ के उन्होंने भी इसी तरीके के स्टैंड अभी कंटिन्यू किया है। और चाहे फिर वो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील हो, रशिया हो, यूरोपियन यूनियन भी इसी चीज़ पे थोड़ा लेट है पर कर रही है। यूएस में तो 40 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, तो मजबूरन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ गई है। देखो, इस महंगाई का और इस पेंडेमिक का असर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे दो धारी तलवार की तरह मार कर रहा है। कैसे कि एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई है। तो अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती, लोगों के हाथ में पैसा होता, लोग डिमांड करते, तो महंगाई बढ़ती, तो एक बात अलग होती। पर यहाँ पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के चलते प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो हो गई इकोनॉमिकल इश्यूज़ और दूसरा हो गया महंगाई। तो इस वजह से डबल मार पड़ रही है हमारे जैसे देशों पर। अब देखो, बात ऐसी है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये सीधा क्या कहता है, ये क्या है, हमारे कोस्ट पुश है। दैट मीन सप्लाई साइड शॉक की वजह से ये महंगाई हुई है, चाहे फूड हो, चाहे फ्यूल हो, या फिर कोर इन्फ्लेशन आ रही हो। ठीक है, तो आरबीआई ने तो अपनी तरफ से देखो ये कह दिया, मेनली अभी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है तो साफ साफ ये कहा है कि जी फूड इन्फ्लेशन हमारा मेन डिस्कम्फर्ट का कारण है और बहुत ज़्यादा फूड में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब देखो, बात ऐसी है कि धीरे धीरे आरबीआई तो देखो स्टेप बाय स्टेप अब रेपो रेट को इनको राइज करेगा, क्योंकि महंगाई अगर कंट्रोल में नहीं आएगी तो मजबूरन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्सेशन है उसको गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए। ये हमने बात पहले भी की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला करके चलने की ज़रूरत है। जहाँ पर आरबीआई तो महंगाई को कंट्रोल करे और लोगों को सपोर्ट देने का काम करे, कौन? गवर्नमेंट। तो ऐसे में
टैक्स रेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फ्यूल की, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन हमारे देश में अभी भी कम नहीं है और ये कम होना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होती है, जितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, उतना ही ये कंसिडर किया जाता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है। तो उस केस में पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और इसमें पॉलिसी की अगर बात करें तो ये रेट्स तो हाइक होने वाली है, तभी जाकर के इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो पाएगी। इसके आगे अगर हम देखें तो अभी लोन की हम बात करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट आपने राइज करवा दी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में इसका असर सीधी सी बात है लोगों ने जो लोन लिया हुआ उस पर भी पड़ेगा। तो दिसंबर 2021 के लगभग 21 में जितने लोन लोगों ने ले रखे हैं उनमें से 39.2% लोन्स तो वो हैं जो कि सीधे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेपो रेट अगर अब आरबीआई ने 0.4% से राइज कर दिया है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो चुका है कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो भी राइज होगी। नेक्स्ट क्वार्टर से जो है वो लोन लिए हुए लोन और जो नए लोन लिए जाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज दर पे लेने होंगे। इसका असर फिर और इसके ये तो हो गया रेपो रेट बेस्ड। इसके अलावा जितना लोन घूम रहा है हमारे मार्केट में उसका 53% जो है वो किस पे बेस्ड है? MCLR, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। इसका मतलब कि CRR के बेसिस पे ये हो रहा है। ठीक है जी, एक बैंक के पास में कितना कैश रिजर्व रेशियो उसके हिसाब से वो फ्लोट करता है मार्केट में लोन। अब यहाँ पर भी क्या है, आपने CRR को भी राइज कर दिया, तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाले टाइम पर, आने वाले क्वार्टर में जो लोन है, ठीक है, उसका ब्याज है वो बढ़ेगा। MCLR बेस्ड हो चाहे रिवर्स रेपो रेट बेस्ड हो, दोनों तरीके से अगर देखें तो कंज्यूमर पे या जो कस्टमर है, ठीक है, बैंकों के, उन पर देखो असर तो इसका पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो MCLR राइज हो रहा है CRR की वजह से और दूसरी तरफ रेपो रेट ऑलरेडी राइज कर ही दी है। तो इस केस में देखो राइज तो होना है रेट में, तब जाकर के ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगी। और इसके लिए देखो हमें थोड़ा सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो अब इसमें वही बात आती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एकदम पैरेलली अच्छे से काम करे तो जाके काम होगा, एक पॉलिसी के काम करने से नहीं होगा। ठीक है, तभी तो कहा जाता है ना, कई बार क्या होता है कि जो जनरल गवर्नमेंट पे डेट है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्जा भी बहुत हो गया है, तो वो कर्जा भी कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल बनाता है और फ्यूचर जनरेशन्स पे लोड लेके जाता है। और इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन में भी मॉनेटरी पॉलिसी अपनी तरफ से काम कर ही रही है, पर सवाल ये है कि जब तक फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेगी इकोनॉमी को, क्योंकि देखो सीधी सी बात, हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है, इकोनॉमी को ट्रैक पे भी लाना है, तो दोनों को साथ में मिलकर ही काम करना होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये राइज होने वाली हैं, अभी आगे आने वाले टाइम पे और भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नो कंट्री फॉर हर। देखो 1973 का एक केस है, रॉय वर्सेस वेड जजमेंट, जिसमें यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा कि जी अबॉर्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक इंडिविजुअल लेडी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि जी मैं अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ कि नहीं। बस ये देखा जाएगा फीटल वायबिलिटी। इसका मतलब कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा अगर इस दुनिया में आता है, वॉर्म से बाहर निकलता है, गर्भ से बाहर निकलता है, तो इस वर्ल्ड में वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। अगर सर्वाइव कर सकता है तो अबॉर्शन अलाउड नहीं है, और अगर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है तो वो अबॉर्शन अलाउड है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो टाइम लिमिट थी वो थी लगभग 28 वीक्स की पहले, फिर वो रिड्यूस होते होते 6 मंथ्स, मतलब 28 वीक मतलब 7 महीने हो गए, और 7 महीनों से फिर रिड्यूस होकर के 6 महीने आ गई, क्योंकि आजकल बोले 6 महीने के बच्चे भी सर्वाइव करना पॉसिबल है, क्योंकि आजकल दवाइयाँ और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी खासी अवेलेबल है। बट वही चीज़ है कि इस अभी क्या किया जा रहा है कि मिसिसिपी केस चल रहा है, एक मिसिसिपी में ही वहाँ पर का स्टेट है यूएसए का, वहाँ पर एक नया लॉ लाया जा रहा है वहाँ की रिपब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि जी हम जो है ये अबॉर्शन जो है इसको बिल्कुल बैन करेंगे, किसी भी केस में हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो रॉय वर्सेस वेड जजमेंट है ना 1973 का यूएस सुप्रीम कोर्ट का, इसको ओवरटर्न करने की बात की जा रही है। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है कि भाई हम इस जजमेंट को चेंज करेंगे। और वाकई में ये कंजर्वेटिव स्टेप बताया जा रहा है कि एक अबॉर्शन जो है वो एक इंडिविजुअल लेडी को एक प्रॉपर फ्रीडम दी हुई है, और उसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो देखो गरीब लोगों को आती है। ठीक है, कि भाई किस वजह से उन्होंने कंसीव किया, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम आई उनकी लाइफ में, और अभी वो क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते। तो इस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा और उनकी वाइफ ने तो बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया कि आप कैसे इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में आप या बैकवर्ड जा सकते हो, बैक स्टेप पे जा सकते हो। तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है
कि रॉय वर्सेस वेड का जो जजमेंट है 1973 का, जिसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनल एजेंसी होती है डिसाइड करने की लेडी की कि हाँ मुझे मेरे बच्चे को कंटिन्यू करना है या फिर अबॉर्ट करना है, तो बोलो वो एक वुमेन का राइट है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इंडिया में भी हम देखें तो हमारे यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ठीक है। तो आज उसको आए 50 साल हो गए, पर 50 साल बाद में अभी रिसेंट 2021 में अमेंडमेंट किया और उसमें ये कह दिया कि कोई भी अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी है, जैसे मान लो रेप की वजह से या कोई और वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस केस में, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, तो उस केस में और वुमेन का मैरिटल स्टेटस देखते हुए कि हाँ भाई वो शादीशुदा है या फिर कंवारी है जो भी है, तो उस केस में हमारे यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कि भाई 21 वीक्स तक आप अबॉर्ट करवा सकते हो। और अगर मान लो कि बच्चे के साथ में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उस केस में वहाँ पर एक्सपर्ट का एक पैनल बैठेगा और वो डिसाइड करेगा और उसकी रिकमेंडेशन बेसिस पे फिर बाद में कभी भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर तो देखो लिबरल स्टांस क्रिएट किए गए हैं कि भाई अबॉर्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर ओपन अवेलेबल है। जबकि दूसरी तरफ यूएसए, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 1973 का ये जो वर्डिक्ट है रॉय वर्सेस वेड, इसको देख करके बहुत सारे कंट्रीज ने अपने लॉज को चेंज किए हैं, वही चीज़ अब वहाँ पर चेंज हो रही है। तो एक वुमेन का जो अधिकार है बॉडीली ऑटोनॉमी का, राइट टू प्रिवेसी का, जो कि पुट्टास्वामी केस में ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है हमारे यहाँ पर कि भाई बॉडीली राइट है एक इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 के अंडर, तो बोलो वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो अबॉर्शन को क्रिमिनल ऑफेंस बताया हुआ है हमारे यहाँ पर, जो आईपीसी है उसका सेक्शन 312 है उसके तहत। पर वही चीज़ है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इस एक्ट के बेसिस पे हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि भाई क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जाएगा अगर प्रॉपर मैनर में सारा प्रोसेस फॉलो करके अबॉर्ट अगर करवाया जाता है तो। और फिर वही बात 2017 का केएस पुट्टास्वामी केस कि भाई राइट टू प्रिवेसी एक इंडिविजुअल की खुद की एक डिसीजन लेने की बात होती है, तो वहाँ पर आपको देखने वाली बात होती है कि एक इंडिविजुअल के लिए कितना फेवरेबल वो काम हो रहा है अगर वो टर्मिनेट करवाना चाहे अपने बच्चे को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बस वही बात आ रही है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, जो इंटरिम या ड्राफ्ट जो जजमेंट तैयार हो रहा है, जो कि फाइनली अभी जून या जुलाई में आ जाएगा, तो बोलो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट जाने वाले हैं। बाकी आप कल वाला वीडियो और देख लेना जिसमें हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन पेज वाला। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है द डेड हैव बीन काउंटेड। आर्टिकल को लिखा है विनोद पॉल ने। देखो हमारे यहाँ पर कई बार सवाल उठते हैं कि इंडिया में डेथ रेट है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुई है, हमारे पास में डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है कि कोविड की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई। तो राइटर बोल रहे हैं कि हमारे पास में रॉबस्ट सिस्टम अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन का, बर्थ का और डेथ का दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है। और वो किसके अंडर होता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। और इसके तहत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा तैयार किया हुआ है जो कि कंटिन्यूस, परमानेंट, कंपल्सरी, इंडिपेंडेंट और यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग करता है बर्थ और डेथ का। इसका मतलब कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इंडिपेंडेंटली एकदम प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश में CRS की लगभग 3 लाख रजिस्ट्रेशन यूनिट है पूरे देश में, जहां पर बर्थ और डेथ रेट है वो 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बोला हुआ है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लेट हो जाए तो भी रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन वाइड फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर डेथ रेट और डेथ और बर्थ दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करवाने के लिए 21 दिन का प्रोविज़न किया हुआ है, और 21 दिन के बाद में भी अगर कोई करवाए तो आराम से करवा सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? ओवरऑल अगर मेन जो एजेंसी है वो है द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और उसी के उन्होंने ही अभी 2020 की रिपोर्ट तैयार की है जो कि मई 3 को रिलीज़ हुई है। कौन से मई 3 को? अभी रिसेंटली। क्योंकि देखो होता क्या है रजिस्ट्रेशन का तरीका कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का जो डेटा है, मतलब पूरा कैलेंडर ईयर है ना 2020 का, उसका डेटा, उसकी बर्थ और डेथ जितनी कुछ भी हुई है हमारे देश में, उसके रजिस्ट्रेशन का डेटा कलेक्ट करने का टाइम क्या होगा? अगला कैलेंडर ईयर। इसका मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में पूरी डिटेल ले ली जाएगी 2020 की। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि 2020 में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं और जितने भी लोगों की डेथ हुई है, वो सारा डेटा कलेक्ट करने की डेडलाइन कौन सी रही है? अगला जो कैलेंडर ईयर है उसका लास्ट डे कौन सा? 31 दिसंबर। तो ऐसे में 2020 का डेटा कलेक्ट हो गया था कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक, और वो डेटा अब रिलीज़ हो गया पब्लिक डोमेन में मई 3 को। तो ओवरऑल आप देखो हमारे यहाँ पर रोबस्ट सिस्टम अवेलेबल है बोले डेटा कलेक्शन का,
तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते। और सिविल रजिस्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स आप इजीली जाओ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बर्थ और डेथ जितनी भी हो रही है हमारे देश में, उनमें 85% तो रजिस्ट्रेशन आराम से हो रहे हैं, जिनमें मेन तो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू हो रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल पोर्टल्स पे हो रहा हो। तो रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है आजकल तो आधार, जनधन, मोबाइल, इनके बेसिस पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो आज ये भी, और इससे ये भी पता पड़ जाता है इंक्रीमेंटल अप्रोच में कि भाई पिछले साल में कितनी डेथ हुई थी, कितने बच्चे पैदा हुए थे, अब की बार कितना हो, कंपैरिजन भी करना पॉसिबल हो पाता है। तो सेंसस से भी कंपेयर करना, जैसे 2011 की सेंसस के बेसिस पे हम आज देख सकते हैं कि उस टाइम पर कितनी डेथ रेट चल रही थी, आज कितनी चल रही है। ग्रोथ रेट का भी पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो आपको पता लग जाना चाहिए ना कि कितने लोगों की डेथ किसकी वजह से कैसे हुई है। क्योंकि 2019 की हम बात करें तो 2019 में जितने लोगों की डेथ हुई है उनको आपने 2020 में हुई डेथ से कंपेयर किया तो आपको पता पड़ेगा कि भाई 2020 में लगभग 4 लाख के लगभग ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है 2019 के कंपैरिजन में। तो हम ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कोविड की वजह से इंडिया में कितनी डेथ्स एडिशनल हुई हैं, है कि नहीं। और हमारे यहाँ पर जो डेथ रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब कारण क्या है कि भाई बूढ़े थे या टीबी की वजह से, कैंसर, एक्सीडेंट, डायबिटीज़, क्या थी प्रॉब्लम, या फिर कॉजेज़ के बारे में रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। और साथ में स्टेट क्या थी कि भाई आप देखो कि मैटरनल डेथ हुई है, माँ की डेथ हुई है बच्चे को पैदा करते टाइम पे, छोटे बच्चे की पैदा होते ही डेथ हो गई, 5 साल से पहले बच्चे की डेथ हुई है, या पेट में बच्चा, गर्भ में ही बच्चा डेड हो गया था। तो इस तरीके से ओवरऑल डिटेल पूरी हमारे पास में अवेलेबल होती है। तो इस चीज़ को देखें तो सीआरएस की जो 2020 की जो रिपोर्ट है टोटल, जो कि 3 मई को अभी रिलीज़ हुई है, वो अपने आप में पूरा शो करती है कि 2020 में जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था उसका क्या असर है। वो कैसे पता पड़ा, देखो यहाँ पे कि 2020 में सीआरएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश में डेथ हुई 81,15,882 डेथ, और 2019 में कितनी थी, 76,41,076। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा डेथ्स कितनी होगी, 4,74,806। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 जो कि पेंडेमिक हिट ईयर था उसमें कितनी एक्स्ट्रा डेथ्स हमारे हुई है। तो ये चीज़ शो करती है कि हमारे पास में डेटा प्रॉपर अवेलेबल है। और इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो सीआरएस में ईयर बाय ईयर हर साल 2016 से लेकर अभी तक हर साल डेटा में एक्यूरेसी बहुत आ रही है। कैसे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत हो रहा है, आधार कार्ड का जो बेस है वो बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पास में, जो हम डेथ हैं, बर्थ हैं, उनके नंबर हमारे पास में अच्छे खासे अवेलेबल है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में कोई प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि हाँ जी कितनी डेथ हमारे देश में हुई है कोविड की वजह से। इवन एक इंडिपेंडेंट एक डेटाबेस अवेलेबल है, आप गूगल जब भी करते हो कोविड की वजह से डेथ्स को, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा ऊपर ही ऊपर वर्ल्डोमीटर का एक आता है, वेबसाइट खुलती है, उसमें बताया जाता है कि कहाँ पर कितने केसेस हैं, कितनी डेथ हो चुकी है, पूरा डिटेल आती है उसमें। तो बोलो वहाँ पर भी अगर हम देखें ना तो इंडिया में 10 लाख लोगों पर केवल 373 लोगों की डेथ हुई है, जबकि ग्लोबल एवरेज कितना है, 804। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का हाल 10 लाख लोगों पर 3,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है यूएस में, यूके में 2552 से ज़्यादा, फ्रांस में 2230 से, और ये तो इंडिपेंडेंट सर्वे के बेसिस पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास में जो सीआरएस है बोलो एकदम रिलायबल है, गवर्नमेंट का डेटा, कोई इसमें इशू नहीं है, और हमारे पास में डेटा कलेक्शन के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल है, लोग भी अवेयर हैं, रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, डेथ के बारे में भी, बर्थ के बारे में भी, डेथ के कॉजेज़ भी बताते हैं और डेथ की स्टेट भी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि कोई इंडिपेंडेंट सर्वे कोई कर ले और फिर इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करने लग जाए कि हमारे यहाँ पर डेथ की मॉडलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, डेथ रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है, एस्टिमेशन ही प्रॉपर नहीं है कि हाँ जी कोविड के वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है, तो बोले ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेंडेमिक ने जो सिचुएशन क्रिएट की है उसके बाद उसके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल सिस्टम अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो पूरी कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। थैंक यू।